प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, विश्व में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भारत को होना है तैयार। ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत बनेगा ज्ञान का केंद्र। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 86 लोगों की मौत। पुलिस और राजस्व विभाग के 13 अधिकारी निलंबित, कई आरोपी गिरफ्तार। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर, 49 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। बूढ़ी गंडक नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर, जबकि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में सुधार। मृत्यु दर घटकर हुई 2.15%। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। देश में 1,000 कोविड मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई पूरी। देश के अलग अलग क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रभाव को समझने में शोधकर्ताओं को मिलेगी मदद। कोविड-19 से मौत के मामले में ब्रिटेन से आगे निकला मेक्सिको। 1,57,000 से अधिक मौतों से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित, जबकि ब्राजील में 93,000 से अधिक लोगों की गई जान। दुनिया भर में अभी तक करीब 1,80,00,000 लोग संक्रमित। और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक एफए कप के फाइनल में आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराया। आर्सेनल ने 14वीं बार एफए कप के खिताब पर किया कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक अद्भुत इनोवेशंस देश को मिले हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के सॉफ्टवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले में प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश दिया कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उतनी ही तेजी से बदलना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए व्यापक विचार विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति में डिग्रियों के अंबार लगाने वाली सोच की बजाय सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर है। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। फ्रेंड्स, द 21st century is the era of knowledge. This is the time to increase focus on learning, रिसर्च, इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस सोच को भी समर्पित है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबकी पहुंच में हो। उन्होंने ये भी कहा कि नई नीति से भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमारी भारतीय भाषाओं में
कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। देश में बीते कुछ वर्षों में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमशीलता को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ ही आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने पर भी जोर है। ऐसे में पीएम मोदी ने युवाओं से इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से भी बीते सालों में अद्भुत इनोवेशंस देश को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हैकाथॉन के बाद भी आप सभी युवा साथी देश की जरूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम करते रहेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इस वर्ष सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से अधिक छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। अभी तक अमृतसर में 11 और बटाला के गुरदासपुर के बटाला में 9 लोगों की मौत हुई है। अकेले तरनतारन जिले में ही 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में राज्य सरकार ने पुलिस और राजस्व विभाग के 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस इस मामले में नशे के सौदागरों तक पहुंचने के लिए तमाम लिंक जुटा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसआईटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और हमारी संवाददाता उषा पवार हमारे साथ जालंधर से बनी हुई है इस पूरी खबर पर। सबसे पहले तो कोई अगर इस मामले में ताज़ा अपडेट हो, मृतकों की संख्या 86 बन गई है, पहुंच गई है, एसआईटी बनाई गई है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर कोई इसके अतिरिक्त और भी अपडेट हो तो वो भी हमको बताइए। साथ ही ये बताइए कि उषा, जिस तरह से पंजाब में एक तरह से कुटीर उद्योग का रूप ले चुकी है अवैध शराब का धंधा, अब इसके बाद तमाम सारे जांच करना, गिरफ्तार करना, ये सब तो बनता है, लेकिन ये किस तरह से नकेल कसी जा सकेगी इस सिस्टम पर, जहां पर प्रशासन और आबकारी विभाग कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत होती है और जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं तब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हाँ निखिल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारा जो ऐसा काम होता है वो बिना मिली भुगत के नहीं हो सकता, चाहे वो सियासी स्तर पर कह दें या फिर प्रशासनिक स्तर पर कह दें। जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस इतने बड़े स्तर पर जो ये सब कुछ सामने आ रहा है, जो पूरा माफिया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं और सस्पेंड भी किए हैं, दो डीएसपीज और 4 एसएचओ सस्पेंड किए हैं। और सिर्फ ये 3 जिलों की बात नहीं है, अभी तो 3 जिले जो रोशनी में आ रहे हैं, दृष्टि में आ रहे हैं, वो 3 जिले हैं। लेकिन ये जो धंधा है ये पूरे पंजाब में फैला हुआ है। जिस तरीके से उजागर हो रही हैं बातें और एसआईटी बैठाई गई है, जिस तरीके से धरपकड़ हो रही है और बूटलेगर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये जो धंधा है ये पूरे किस तरह से पूरे स्तर पर फैला हुआ। और जो बातें अब निकल कर आ रही हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर जो ढाबाज हैं उन पर छापामारी की गई है, और जो ढाबा मालिक हैं या फिर जहां ट्रक रुकते थे, जहां पर ये सारा माल आता था, जो स्पूरियस लिक्विड जिस तरीके से तैयार होता था और जिस तरीके से सप्लाई होता था, ये बहुत बड़े स्तर पर ये माफिया काम कर रहा था। जो बहुत हैरानी की बात ये है कि किस तरीके से ये प्रफुल्लित होता रहा, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन के दिनों में भी शरेआम ये चीज चलती रही, और किस तरीके से चलती रही ये एक बहुत बड़ा सवाल है निखिल। और जैसा आपने बताया, अभी तक
तक 86 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी अस्पतालों में हैं, और हो सकता है कि ये जो 3 जिले हैं, अमृतसर, तरन और गुरदासपुर, इनके अलावा भी और जिलों में भी इस तरह की और घटना सामने आ सकती है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो तरन जिला है, जहां कल ही जो वहां के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने 40 लोगों की पुष्टि कर दी थी। अन्यथा उन्होंने कहा था कि अभी इसके बारे में और जांच हो रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं उषा, इस जिन्होंने जो पुलिस शराब को माफिया सूचित है नहीं वहां किया, और पर अपने जो अपने मेंबर थे उनका उन्होंने जी पुलिस को बिना सूचित किए ही जी जी उनका उषा, सत्कार कर दिया। उषा, जो शराब माफिया है वहां पर उसके नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक जिले में लगातार इस तरह से मौतें हो रही हैं, क्या ये पूरे बिहार पंजाब में उसी तरह से काम करता है? कुछ एक सेंट्रल नेटवर्किंग है जहां से अवैध शराब बनाई जाती है जगह जगह पर, उसको फिर तमाम जगहों पर जाकर बेचा जाता है? जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसकी अभी जांच हो रही है, और ये पूरा जांच का विषय है। अभी पुलिस लगी हुई है। अभी मैं इस बारे में अभी नहीं कुछ कह पाऊंगी, क्योंकि अभी जांच और चलेगी, और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद हम उसको उजागर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक दयनीय और ख़राब स्थिति है जिस तरह से ये शराब कांड सामने आया है, और 86 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए उषा पवार। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर बिहार से, जहां बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश के 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 49 लाख से अधिक आबादी पर बाढ़ का असर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर और दरभंगा में 2 तटबंधों के टूट जाने से इन जिलों में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। मुंगेर जिले में उल्लास बांध टूटने से किसानों के खेतों में पानी घुस गया, जिससे सैकड़ों बीघे में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के अनुसार खेतों तक पानी पहुंचे, इसको लेकर डंगरी नदी पर बने पाइन से पानी निकासी करके पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए उल्लास बांध बनाया गया था, जो मूसलाधार बारिश में बह गया। कि बहुत सा जमीन ऐसा है कि वो सुखाड़ हो जाएगा, उसका पटवन नहीं होगा और वो नीचे पानी बेफिजूल का बहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है उल्लास बांध बांधने का। दरभंगा जिले के करजा पट्टी में कल अधवारा समूह की नदी पर बना भीमा बांध टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा। ग्रामीणों ने अपने स्तर से कटान रोकने का प्रयास किया। बाद में जिला प्रशासन के सहयोग से कटान पर काबू पा लिया गया। ये बांध जो है करजा पट्टी भीमा बांध है। करजा पट्टी में भीमा बांध जो टूट गया है, सुबेरे से घिरा गया है, पानी रुक चुका है और आगे भी आज सारा रात काम होगा। बताते चले कि दरभंगा में बाढ़ से 16,29,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है। यहां 186 पंचायतों में बाढ़ का असर है। यहां बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 2 और एसडीआरएफ की 1 टीम लगाई गई है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक का जलस्तर 1987 के उच्च बाढ़ स्तर को भी पार कर गया है। हालांकि बढ़ाव की प्रवृत्ति के साथ नदी का जलस्तर अभी स्थिर है। जिले में बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियों के बढ़ने से कल्याणपुर, बिहान, हसनपुर और सिंधिया ब्लॉक की 33 पंचायतों के 94 से अधिक गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गाँवों की 1,20,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। पूर्णिया के नगर प्रखंड में हरदा कल्याणपुर मार्ग पर एक पुल के टूट जाने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी से लेकर मध्यम वर्षा हुई है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में नेपाल और बिहार में स्थित सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और बाढ़ को लेकर सलमान हैदर से और अपडेट के लिए चलते हैं पटना, जहां वो हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, हमने देखा कि किस तरह से ये जो तस्वीरें हमने देखी बड़ी भयावह हैं। जीवनदायिनी कही जाती हैं ये नदियां, और आज जो है ये जीवन की भक्षक बनी हुई हैं कहीं ना कहीं। जो तस्वीरें हैं वो बड़ी जिसको कहते हैं विचलित करने वाली है। जिस तरह से लोग
विस्थापित हुए हैं, जिस तरह से दुख दर्द में है इस वक्त बाढ़ की वजह से, क्या अपडेट देंगे आप? और किस तरह से उन जो प्रभावित लोग हैं उन्हें उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को बचाया भी कैसे जा रहा है? देखिए निखिल, आपने सही कहा, नदियां दर्द दे रही हैं और कोसी नदी जो बिहार के काफी हिस्से को सिंचित करती है, उसे बिहार का संताप भी कहा जाता है, सौरभ बिहार भी कहा जाता है। तो अब ये नदियां जिसे कहें कि तांडव कर रही हैं और लगातार बड़े इलाके को अपने घेरे में ले रही हैं। बहुत बड़े इलाके में पानी इस वक्त फैला हुआ है। खास तौर से अगर बात करें दरभंगा की और मुजफ्फरपुर की, बेतिया की या चंपारण के जो दोनों जिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, इन सारी जगहों पर और समस्तीपुर में स्थिति काफी खराब है। जो कल जल संसाधन विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं संजीव हंस, उन्होंने कहा कि परसों नेपाल में काफी बारिश हुई है और इस वजह से उसका असर लगभग 12 से 18 घंटे के बीच आता है। तो अभी कुछ नदियों का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। हालांकि कल जो कोसी नदी और कोसी बैराज और गंडक बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी मात्रा कम थी, तो लगभग 2 लाख ऐसे करके है। तो इससे थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन ये जो तटबंध है, मिट्टी के तटबंध है और इनकी रिटेन करने की क्षमता, जो पानी को रखने की क्षमता है, वो 20 दिनों से ज्यादा नहीं होती है। तो अब वही हो रहा है, लगातार तटबंध कट रहे हैं। अभी आपने जो रिपोर्ट पे देखा होगा, तटबंध कटा था लेकिन ग्रामीणों ने उसको रोका और साथ ही साथ जो प्रशासन की टीम आई तो बालू की बोरियां और बोल्डर वगैरह लगा के रोका गया है। तो इस तरह के एहतियाती उपाय तो किए जा रहे हैं और खास तौर से अब आप समझ सकते हैं कि 8 लाख से ज्यादा, 8,82,000 की आबादी जो है वो कम्युनिटी किचन से पका हुआ भोजन खा रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्थिति वाकई खराब है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। स्थिति भयावह है, स्थिति खराब है। हमारे संवाददाता सलमान हैदर ये जानकारी दे रहे थे। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं असम की। असम की बाढ़ की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन पिछले 24 घंटे में किसी मानवीय जीवन के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है और मृतकों की संख्या जो है वो 10 की 10 है। हालांकि 33 में से 20 जिले अब भी बाढ़ की पानी से प्रभावित हैं। 1295 गाँव में 10,62,000 से ज़्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। कुल 122 राहत शिविरों में 29,220 लोगों ने शरण ली है। पिछले 24 घंटे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने धेमाजी, बरपेटा, बनगाई गांव, चिरांग, कोकराझार, धुबरी और ग्वालपारा जिलों के 321 लोगों को बचाया है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 55% हिस्सा अभी जल में डूबा हुआ है। बक्सा जिले के मानस नेशनल पार्क में भी बेची नदी के कारण बाढ़ का खतरा है। समाज कल्याण मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म ने कोकराझार के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से पूछताछ की है। पुलिस ने उमर खालिद का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही है। और भारत में कोरोना वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। देश की 2 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में आगे हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? हमारे साथ है डीवीटी के सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप। मैडम, देश में कोविड से रिलेटेड वैक्सीन की क्या स्थिति है अभी, कब तक वो आएगा? हमारा जो वैक्सीन का एफर्ट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसको लीड कर रहा है बाकी मंत्रालयों के साथ। वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास अभी 12-14 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। एक जो 2 कैंडिडेट्स हैं जाइडस का और भारत बायोटेक का, वो तो फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल में आ गया है। ऐसे 5-6 और कैंडिडेट्स हैं इंडस्ट्री के, जिनोवा, बायोलॉजिकली और हमारे बाकी जो ग्रुप्स हैं जो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में हैं। सीरम जो है वो एक बीसीजी का भी ट्रायल कर रहा है और अभी हम सुन रहे हैं जैसे कि वो ऑक्सफर्ड का जो वैक्सीन है उसको भी कंट्री में लेके आ रहा है फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए। जो मेन एफर्ट है हमारा एकेडमिक ग्रुप्स का, एक तो अपने कैंडिडेट्स बनाएं और बाकी ये जो हमारा वैक्सीन डेवलपमेंट एफर्ट चल रहा है उसको कैसे सपोर्ट करें। हमारा डिपार्टमेंट ने
5 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स को भी पूरा रेडी कर दिया है फेज़ 3 के लिए। 6 साइट्स और बहुत जल्द ही रेडी हो जाएंगी। हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लगे हुए हैं और कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो हेल्दी वॉलंटियर्स में जाता है, तो उसकी हमें सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी पूरी उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो इसमें कब आएगा ये हम नहीं कह सकते, पर अपनी तरफ से पूरी एफर्ट है कि जल्द से जल्द इसको हम रेडी करें। अभी जो टेस्टिंग हो रहा है तो उसमें कितनी कैपेसिटी बढ़ी है कि हमारा अपना देसी किट विकसित हो गया है? जो हमारे इंडिजिनस किट की अगर आप देखें, जब ये शुरुआत हुई थी फरवरी में, तो हमारा सब किट्स बाहर से आते थे। मार्च 26 को पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर को अप्रूवल आईसीएमआर और डीसीजीआई से मिला था। तब से लेके अब तक हमारा जो इंडिजिनस किट मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। 5 लाख किट्स पर डे मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, और ना ही किट्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अब कंट्री में बनने शुरू हो गए हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पे कहा था, हमारा पूरा फोकस है, और हम बहुत प्रसन्न है इस बात से कि हमारे स्टार्टअप्स ने, हमारी छोटी कंपनीज ने इसको पूरा डेवलप कर लिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग 1000 का होता है, इससे क्या फायदा होगा? वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझने से फिर हमें ये पता चलेगा कि उसका ट्रांसमिशन, उसकी इन्फेक्शन रेट्स क्या हैं, किस तरीके से उसको टैकल किया जाए, चाहे वो डायग्नोस्टिक है चाहे वैक्सीन है। पर वैक्सीन बनाने के लिए, डायग्नोस्टिक बनाने के लिए उसको वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में ये कैसे रिएक्ट करेगा। कैमरामैन एम सुरेंद्रन के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खबर मेक्सिको से, जहां कोरोना वायरस से मौत के मामले में वो विश्व में तीसरे स्थान पर अब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। मेक्सिको में अब तक 46,700 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे 4,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से मौत के मामलों में इससे पहले ब्रिटेन तीसरे स्थान पर था, जहां अब तक 46,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि अमेरिका में अब तक 1,57,000 से अधिक, तो वहीं ब्राजील में 93,000 से अधिक लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इस महामारी का प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। और खबर फुटबॉल के मैदान से, दुनिया की सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक एफए कप के फाइनल में आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने 14वीं बार एफए कप के खिताब पर अपना कब्जा किया है। आर्सेनल के लिए पियरे एमरेक आउनमेयांग ने दोनों गोल दागे, वहीं चेल्सी के लिए एकमात्र गोल क्रिस्टियन पुलिसिच ने किया। मुकाबले में हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थीं, लेकिन दूसरे हाफ के शुरुआती दौर में गोल दागकर आर्सेनल ने 2-1 की बढ़त बना ली और आखिरी तक वो इस पर कायम रही। इस जीत के साथ ही आर्सेनल की टीम ने यूएफए कप यूरोप लीग के अगले सीजन में जगह बना ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को दर्शकों के बिना खेला जा रहा है। टीमों के सहयोगी सदस्यों के साथ सिर्फ 300 लोगों को मैदान के अंदर जाने की अनुमति मिली है। और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस कार्यक्रम को अद्भुत और अलौकिक स्वरूप देना चाहता है। अयोध्या की इमारतों की दरो दीवार पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को तस्वीरों के जरिए उकेरा जा रहा है। 5 अगस्त को पहले ही अयोध्या के घाट दीपों और रंग बिरंगी लाइट्स से जगमग कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो यहाँ घाट पर दिवाली जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। अयोध्या में चल रही अलग अलग तैयारियों के बीच जगह जगह मंडली भजन कीर्तन का दौर भी चल रहा है। भूमि पूजन से ही सजकर तैयार हो चुकी है साकेत नगरी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।